जैसा कि आप सभी को मालूम है, बिहार के चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुका है और सभी को अब इंतजार है चुनावों के नतीजों का। इसी बीच अमेरिका से भी चुनाव नतीजा आ चुका है। वहां के राष्ट्रपति पद के चुनाव में वोटों की गिनती तो अभी लगातार चल रही है, लेकिन अब ये तय हो चुका है कि जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे और बड़े बड़े जीत के दावे करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को अब जाना पड़ेगा। बहरहाल अब सबकी निगाहें बिहार की तरफ लग चुकी हैं। बिहार में क्या होने जा रहा है ये बहुत अहम है। वैसे मीडिया व चैनलों ने इस पूरे चुनाव में बिहार के मुद्दों पर तो चर्चा नहीं की बिल्कुल, क्योंकि तमाम मुद्दे ऐसे थे जिन पर चर्चा करने से भारतीय जनता पार्टी को कठिनाई हो सकती थी। इसलिए जब तक बिहार का चुनाव चला तब तक सारे टीवी चैनल वाले दूसरे हवाई मुद्दे उठाते रहे जिनका जनता से कोई ज्यादा सरोकार नहीं था। ऐसे मुद्दों पर लोगों को उलझाए रहे। लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि महागठबंधन की तेज आंधी चल रही है, तो अंत में जब तीनों चरणों का मतदान हो गया, तब इन्होंने जो अपने सर्वे जो कराए, जो कि फर्जी सर्वे होते हैं, इनमें फिर महागठबंधन को एक तरफ से सभी ने भारी बहुमत से जीतता हुआ दिखाया है। और एक तरह से ये भी समझा जा सकता है कि जीत के लिए अब इन्होंने जीतते हुए तेजस्वी यादव को खुश करने की भी कोशिश की है। इस तरह की चालाकी ये हमेशा करते रहे हैं। पहले जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, उसके पहले खूब उनका विरोध होता रहा, लेकिन जब बन गई तो 2-3 साल, 3.5 साल के आसपास उनसे मलाई काटने के लिए उनकी काफी जय जयकार करते रहे। और बाद में जब चुनाव का फिर समय आया तो फिर से आलोचना शुरू कर दी। वही स्थिति अखिलेश यादव के साथ भी की। उनको भी जब लगा कि ये जीत गए हैं या जीतने वाले हैं, तो अच्छा उन्होंने मीडिया चैनलों ने और जो घाघ पत्रकार हैं उन्होंने उतना भाव देना शुरू किया और उनको एक अलग तरह की खुशफहमी में जीने दिया और उसी में अपना राजकाज चलाने दिया। और जब चुनाव का समय आया तो फिर से एकदम हॉस्टाइल हो गए। यही स्थिति कुछ यहाँ पर लग रही है कि एक आशंका मुझे लग रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है इन सारी बातों पर जरूर नजर रखते रहे होंगे। उनके जो साथ के सलाहकार हैं वो उस पर नजर रखते रहे होंगे। लेकिन बहरहाल स्थिति ये है जरूर। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इलेक्शन सर्वे की। मेरा तो सीधा मानना है कि इलेक्शन सर्वे की जो कहा जाता है सेफोलॉजी, ये कोई साइंस नहीं है। ये बहुत बड़ा झूठ है जो हिंदुस्तान में फैलाया गया। इसके पीछे कारोबारी मकसद भी थे, इसके पीछे राजनीतिक मकसद भी थे। ये कामयाब तब हो सकता है जब आप एक तो जो भी सर्वे करें उसके लिए जो सर्वे करने जा रहा है वो ईमानदार हो, जो सर्वे कराने वाली एजेंसी हो वो ईमानदार हो। हिंदुस्तान में वो नहीं है। दूसरी बात, आपके पास ऐसा कोई जरिया हो कि जिससे आप जिन मतदाताओं से राय ले रहे हैं उनसे आप उनकी सही राय जान सकें। ये असंभव है। हिंदुस्तान में तो ये बिल्कुल असंभव है। गोपनीय मतदान है। आप पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे, मैं आपसे पूछूं, आप कुछ भी बताते रहें, इससे पता नहीं चल सकता है और ना आदमी बताने को तैयार होता है और बताना भी नहीं चाहिए। इसलिए इन सर्वे की कोई प्रामाणिकता नहीं है। जो इलेक्शन रिजल्ट आते हैं कई बार इनसे मेल खाते होते हैं, लेकिन वो सिर्फ इत्तेफाक की बात समझिए। तो अगर ये इलेक्शन के जो सर्वे हैं एग्जिट पोल के, अगर ये बता भी रहे हैं कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन को बड़ा भारी बहुमत मिल रहा है, तब भी इन पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। इनको मान्यता दिलाने की कतई जरूरत नहीं है। इलेक्शन सर्वे कब कामयाब हो सकते हैं? जब उसके लिए बहुत एक
जासूसी टाइप का तरीका अपनाएं और पूरी ईमानदारी से, तब ये कहीं कामयाबी इस पर मिल सकती है। ऐसा प्रयास हमने किया था, पिछले 2015 के चुनावों में किया था, लेकिन उसमें साधन और संसाधन बहुत ज्यादा लगते हैं, बहुत गोपनीय तरीके से करना पड़ता है, और करना यह पड़ता है कि किसी इलाके में संख्या बल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। संख्या आप चाहे एक सीट पर, एक तो हर सीट पर आपको पहुंचना पड़ेगा, एक एक सीट पर जाना पड़ेगा, तब सर्वे हो सकता है। और हर सीट पर नजर रखने वाले, हर सीट का आइडिया देने वाले आपको वहां पर 5, 7, 8 लोगों की पहचान करनी पड़ेगी, जो पूरे इलेक्शन वहां के माहौल की उनको जानकारी हो, उनकी इच्छा कुछ भी हो। एक कोई चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी भी है, वो ऐसा हो सकता है कि जाहिर है वो चाह रहा होगा कि मैं खुद जीतूं, लेकिन अंदर मन में उसको भी पता रहता है। तो वो अंदर की बात उगलवाना, उससे उसको इस तरह के भरोसे में लेना, उसको इस तरह से विश्वास में लेना, और फिर उससे राय पूछना, तब फिर वो आदमी बता सकता है कि देखिए अब लगे तो हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ है मामला बहुत कठिन, दिक्कत है, या वो वोट काट रहा है या कुछ, तो इस तरह से बता सकते हैं। ऐसे कई पत्रकार होते हैं जो उनकी इच्छा भले ही किसी उम्मीदवार के जीत के साथ में जुड़ी हुई हो, लेकिन वस्तुस्थिति उनको पता होती है। तो आप ऐसे सर्वे करने जाएंगे कि हाँ जी आप बताइए आपने किसको वोट दिया, ये कीजिए, या पर्ची में लिख के हमें दे दीजिए फलाना, इन सब बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं बताएगा। लेकिन इस तरीके से अगर उससे गोपनीय तरीके से उससे राय ली जाए, उससे पूछा है कि नहीं भाई वैसे आइडिया क्या है, और उसको ये भी पता ना हो कि उसकी ये जो राय आप ले रहे हैं किसी भी तरीके से, ये किसी सर्वे में इस्तेमाल नहीं होने वाली है, तब ये कामयाबी मिल सकती है। तो इस तरह का एक तरीका हमने पिछली बार अपनाया था। एक संस्था हमने थोड़ी बहुत छोटी सी बनाई थी, इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज, बाद में उसको नाम दिया था स्टडी डेमोक्रेसी। उसमें कुछ एक हमारे साथी औपचारिक और अनौपचारिक रूप से काम कर रहे थे। तो पिछले इलेक्शन में जब 2015 का था, उसमें आप देखिए 8 तारीख को जब रिजल्ट आया था, 8 नवंबर को, लेकिन वो हमने मैं अपने पिछली उस समय आपके उस समय के दौर की जो पोस्ट आपने देखी होंगी, अक्टूबर में आया था रिजल्ट, लेकिन सितंबर में इलेक्शन के पहले ही उससे जो मैंने आकलन किया था वो मैं आपको बताता हूं। देखिए उसके हिसाब से क्या था, और इसके पहले मैं ये भी बता दूं कि अगर आप सर्वे करें या आकलन करें तो फिर आपको एग्जैक्ट बताना होगा, जो भी है आपको एग्जैक्ट उसमें बताना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जीत का अंतर इस तरह से बता दें कि हाँ भाई इस दल को 100 से लेके 125 तक की सीटें मिलेंगी, ऐसा कुछ आप नहीं बता सकते हैं। तो मैं, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, मैं इलेक्शन सर्वे के तरीकों पर बात कर रहा हूं, और हमारे साथ अभी जुड़ गई हैं राजनीतिक विश्लेषक नीतू पासवान जी। नीतू जी आपका स्वागत है। जी नमस्ते जी। तो मैं बता रहा था, आप भी थोड़ा सुनिए, इसके बाद में हम बिहार इलेक्शन की चर्चा करेंगे। तो उस तरीके से जो हमने सर्वे किया था, तो वो मेरी फेसबुक की आप पोस्टों पर आप अगर देखें 2015 की, तो सितंबर में ही जो मैंने आंकड़े दिए थे, वो आंकड़े आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि अगर सर्वे किया जाए तो किस तरह से सर्वे होना चाहिए। और उसमें यह नहीं कि एक दल को 100 से 125 की सीटें बता दी, इतने अंतर पर नहीं होता है। अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप कुछ जिम्मेदारी लीजिए और सीधा बताइए कि ये आपके सर्वे 2005 सीटों का अंतर हो जाए वो ठीक है। उस हिसाब से जो हमने आंकड़े दिखाए थे, तो वो आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि एक एक सीट पर जाना जरूरी है, और जो तरीका मैंने बताया उससे अपनाएंगे। उस हिसाब से आप देखेंगे, और फिर फेसबुक की पोस्ट पर आप उसकी पुष्टि भी कर सकते हैं। 2015 के इलेक्शन में नीतू जी आप भी देखिए, सितंबर में, अक्टूबर में जब वोट गिने गए थे, लेकिन सितंबर में जो मैंने अपने आकलन जो दिया था उसके हिसाब से देखिए, कुल 243 सीटों में से आरजेडी को 80 सीटें दी थी मैंने, और 80 ही आई, ना एक कम ना एक ज्यादा। जनता दल यूनाइटेड को मैंने 70 सीटें बताई थी,
और आई थी 73 सीटें, सिर्फ 3 सीटों का अंतर था। कांग्रेस को मैंने 20 सीटें बताई थी और आई थी कांग्रेस की 26-27। ये थोड़ा सा अंतर जरूर कह सकते हैं, कांग्रेस को थोड़ा ज्यादा मिल गया था। भाजपा को सीटें आई थी शायद 53 या 55 और मैंने दी थी 50 सीटें। तो एक एक सीट पर जाएं और इस तरीके का अपनाएं और बहुत ईमानदारी के साथ करें, तब कुछ काम हो सकता है। इस तरह के जो सर्वे दे रहे हैं, ये चाहे सही निकले इनके या गलत निकले, इनको बिल्कुल खारिज करने की जरूरत है। अब करते हैं बिहार में इसके जो चुनाव किस तरीके के हुए हैं उस तरह की चर्चा करते हैं। नीतू जी हमारे साथ हैं। नीतू जी, आपने पूरे बिहार के इस इलेक्शन को देखा है, उसके पहले झारखंड के इलेक्शन को भी देखा है और एक गहरी उस पर निगाह भी रखी है और उस पर आप बराबर उस पर टिप्पणियां भी करती रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने इन बिहार के चुनावों में क्या देखा, किन मुद्दों पर ये बिहार का चुनाव लड़ा गया? बिहार का चुनाव सर इस बार सबसे ज्यादा तो जो हम लोग का लॉकडाउन हुआ था, मजदूर का जो इतना हम लोगों को झेलना पड़ा, सारा कुछ हम लोग इस बार देखते आ रहे हैं कि बिहार में किस तरह से हम लोग जो प्रवासी मजदूर थे, जी, जो प्रवासी मजदूर परेशान हुए। हाँ जी। इस बार ये था बिहार में जो बाढ़ हुआ उसके लिए क्या नीतीश कुमार का कुछ भी कोई भी चीज उसमें भी वो फेल हुए। और महंगाई तो खैर महंगाई तो कुछ पूछना ही नहीं है, सारी जनता तो त्रस्त है ही। तो यही सब सारे ये को लेकर के पता नहीं चल रहा है कि क्या ऐसे तो पूरा जी नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब किन किन मुद्दों ने इन चुनावों में असर डाला होगा। जैसे तेजस्वी यादव की तरफ से जो 10 लाख नौकरियों का एक मामला उछाला गया, काफी ये इसको यहाँ पर दिल्ली के भी मीडिया ने और बिहार के मीडिया ने भी काफी जगह दी। ये मुद्दा आपको लगा कि क्या कुछ असर डालता दिख रहा होगा? डाला है इस मुद्दे ने कुछ असर? हाँ, ये तो तेजस्वी का ये जो 10 लाख वाले नौकरी वाला जो मुद्दा है, ये काफी चुनाव को उनको काफी अच्छा फायदा भी देगा। सारे नौजवान इस बार मेरे को लगता है कि इस काफी जोश से उनके इस मुद्दे को स्वीकार कर रहे हैं और देखते हैं रिजल्ट भी अच्छा आएगा। नहीं, ये बात आपने बहुत सही कही। एक तो इसमें क्या है कि तेजस्वी यादव खुद भी युवा हैं और इसी समय आप देखें कि केंद्र सरकार में लगातार सरकारी नौकरियां खत्म करने का एक तरह से अभियान सा चला है। तो दोनों बातों को मिला के देखें कि इस तरफ ये 10 लाख नौकरियों देने का वादा कर रहे हैं और वहां पर वो लाखों नौकरियां खत्म कर रहे हैं। तो आपके आकलन से मैं सहमत हूं कि ये मुद्दा बहुत ज्यादा भूमिका निभा सकता है। अच्छा, एक मुद्दा और भी इस समय चल रहा था, बाढ़ का मुद्दा था। बाढ़ से जो हर साल बिहार को दिक्कत होती है और इस बार तो खुद सुशील मोदी बाढ़ के पानी में उनकी एक फोटो वायरल हुई थी, अपना वो बाहर खड़े हुए थे, सड़क पे आ गए थे, उनका सारा फोटो वायरल हो रहा था। तो वो खुद सड़क पे है तो दूसरे के लिए क्या बोला जाए। हाँ, तो और मतलब इस बार भी बिहार में जब इतनी बाढ़ की वजह से तबाही मची तो नीतीश सरकार बहुत ज्यादा उसमें सक्रिय नहीं दिखी। तो इसकी भी नाराजगी क्या लगता है चुनावों में दिखी होगी? हाँ, बिल्कुल पूरा नाराजगी तो सारे लोग आप कल, मगर सर कल हम एक एग्जिट पोल का भी देख रहे थे तो एक बड़ा कंफ्यूज हो गया कि किशनगंज और सहरसा का हम देखें तो उसमें तो जैसे 4 बजे के बाद सब बोल रहे थे कि कोरोना है तो बहुत सारे लोग निकले नहीं है घर से। पर अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे उसको तो 4 बजे के बाद काफी लोग निकले भी हैं और शायद नीतीश जी के लिए काफी लोग ये हुए हैं, बुजुर्ग जो है ना, बुजुर्ग लोग का नीतीश की तरफ झुकाव हो गया है, पता नहीं क्यों।
अच्छा अच्छा। और यानी मतलब एक और तरीके से आप ये कि नए समीकरण की ओर आप इशारा कर रही हैं कि युवा वर्ग जो है वो नौकरियों का के वादे के खास तौर पर वजह से जहां तेजस्वी की ओर जाता दिखा, लेकिन ये बुजुर्गों का रुझान अब भी नीतीश कुमार की तरफ बना हुआ है। जी बिल्कुल, अभी भी जो उनका भी। बना हुआ है। जी दलित बिल्कुल, और अब मुस्लिम। चुनाव की। जी हाँ, जी। बोलिए। जी बोलिए बोलिए। दलित और दलित और मुस्लिम का दिखा रहा था कि काफी अच्छा वोट जा रहा है, नीतीश को जा रहा है। हम्म किशनगंज का कल हम किशनगंज और सहरसा का देख रहे थे, तो हम्म। इनके इनके ये तो हमको थोड़ा सा परेशानी भी, थोड़ा सा लगा भी कि महागठबंधन जैसे तेजस्वी को थोड़ा हो सकता है यहाँ से नुक्स ये भी हो, पर अब देखते हैं आगे क्या होता है। जी। अच्छा, एक बार एक भाजपा ने इस बार एक बड़ी रणनीति सी चली है। एक तरीके से उसने डबल जी गठबंधन किया है। एक तरफ से वो नीतीश कुमार के भी साथ में है और एक तरह से एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी के भी साथ में है। जी। इसके बारे में क्या लगता है, ये क्या भाजपा की कोई चाल है, या भाजपा अपने दोनों सहयोगियों को साथ में संभाल नहीं पाई, या फिर या इसका चुनाव में नतीजा क्या, क्या असर क्या पड़ता दिखा आपको? भाजपा को फायदा होगा या नुकसान होगा, या नीतीश को भाजपा तो ज्यादा नुकसान सारे हो तरफ जाएगा? से खेल रही है। जी भाजपा का सारा जो गेम है, भाजपा का सारा गेम फेल होते जा रहा है। वो तो ये चिराग को भी अपना चिराग को अब साइड, मतलब जैसे एनडीए को साइड करके चिराग को अपना एक क्या कहा जाए, मोहराई है कि क्या है वो मोहरा, अब। हाँ। जी हाँ, मोराई इसको बोलेंगे। हमको तो इसमें पता नहीं। अगर मेरे ख्याल से एलजेपी के चिराग भी अगर 40-41 सीट जो भी उनका जो जिस ये से लड़ रहे हैं वो, अगर उसमें से भी कुछ आ जाता है तो हम लोग, अगर सबसे बड़ा हम लोग का मुद्दा यहाँ पर है कि हम लोग को बीजेपी को बिहार में घुसने नहीं देना है। जी ये चीज को हम लोग को ये करना है। हम लोग का तो सारा सारा फोकस ज्यादातर लोगों का यही ये है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी को एक हम लोगों को दूर आपने जो बात रखना है। कही। जी। अच्छा, इस बार का चुनाव देखा जाए तो तेजस्वी ने विपक्ष की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से पूरा चुनाव अपने कंधों पर ढोया है। पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या मतलब अब ये राजनीतिक अनुभव उनका बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती उन्होंने उठाई है, तो इससे क्या एक वो एक मजबूत नेता के रूप में अपनी छवि बना पाए हैं? उनको व्यक्तिगत रूप से हाँ इस पूरे अभियान से कितना फायदा मिला होगा? नहीं, बिल्कुल। जैसे हम लोग को झारखंड में हम लोग हेमंत सोरेन को चांस दिए हैं, हम लोग इस बार जी यहाँ झारखंड से, तो हम मेरे को लगता है बिहार में भी तेजस्वी को देना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए। जी। अगर एक बार आते हैं हाँ तो उनको भी देखें। सारे जी युवा दे भी रहे हैं। हम ऐसा लग भी रहा है भीड़ काफी है। और उनका जो भी चुनाव का जो भी हम लोग देख रहे हैं तो उसमें युवा को देख रहे हैं खास करके। आप कोई भी किसी भी ये में चले जाइए तो वहां पे हम लोगों को सारे जगह पे युवा ही, मेरे को लगता है कि तेजस्वी को चांस देना चाहिए। जी। अच्छा, आपने झारखंड की जिक्र किया, और झारखंड में आप झारखंड में ही इस समय रहती हुई हैं, बिहार से भी आपका कनेक्शन है। जो झारखंड का पिछला चुनाव था उस पर तो आपने काफी अच्छी तरीके से उस पर निगाह रखी थी। अगर तो जो झारखंड के विधानसभा चुनाव थे और ये जो अब बिहार के विधानसभा चुनाव हुए हैं, इन दोनों में अगर आपसे कहा जाए कि दोनों में क्या तुलना रही, उसमें दोनों में क्या फर्क नजर आया, या क्या समानता नजर आई, तो इस बारे में कुछ आप याद दिलाना चाहेंगी झारखंड के विधानसभा चुनावों के बारे में? दोनों जगह एक मुद्दा सेम है सर, कि दोनों जगह सारे लोग बीजेपी से परेशान हैं। बस मेरे को तो यही लगता है कि बीजेपी को कोई आने नहीं देना चाहता है, क्योंकि ये दलित के लिए नहीं है, ये बहुजन बहुजन के लिए नहीं है।
और इनका कोई भी डेवलपमेंट कुछ बातें वादा सिर्फ है, और ये लोग सिर्फ वादा कर रहे हैं, पूरा तो कर ही नहीं रहे हैं। कहीं भी कुछ जैसे आप बिहार को ले लीजिए, बिहार में जो सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, कहीं पे भी छोटे शहरी मतलब ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप दौरा करते हैं तो वहां के लोग काफी परेशान है। कहीं पे नल में पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे कुछ ऐसा ये नहीं हो रहा है। तो मुद्दा ये लोग सिर्फ भाषण हो रहा है, राशन तो कहीं पे आ ही नहीं रहा है। इसलिए सारे लोग दोनों जगह, झारखंड में भी और बिहार में भी, बीजेपी को सब ये करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो, भाजपा के लोग हैं वो तो दावा करते हैं कि उनकी सरकार सबसे ज्यादा काम करने वाली है। नोटबंदी के अभी आज 4 साल हुए हैं और इसी समय 8 बजे, यानी अभी जो अपने घड़ी में देखें तो 7:45 करीब बज रहे हैं, और कल उन्होंने 2016 में 8 बजे के आसपास नोटबंदी का जो ऐलान किया था। तो भाजपा का तो दावा है कि हमने तो देखिए भ्रष्टाचार ही खत्म कर दिया है। क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है? आज भी मेरा कई लोगों से, भाजपा के बहुत सारे लोगों से बात होता है, तो वो लोग कहते हैं कि आज जो पकड़े जा रहे हैं लोग, कैसे पकड़े जा रहे हैं? 2000 के नोट में वो चिप था इसलिए पकड़े जा रहे हैं। मतलब आज भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि उनसे वो गलती हुआ है। आज भी दावे तो उसमें कई किए गए थे कि देखिए नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। तो क्या अब ये सारी बातें हैं, आपको क्या लगता है ये क्या जो इससे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए? हाँ, अब ये तो जनता ही बताएगी इस बार कि क्या पूरा हुआ और क्या नहीं पूरा हुआ। जी, ये तो हम लोग को देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक ये सवाल पूछना थोड़ा सा कठिन जरूर होता है, लेकिन हर किसी का एक आकलन होता है, एक अंदाजा होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूं कि आप किस पार्टी को सत्ता में आते देख रही हैं और किसको कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? कुछ अंदाजा आपका है क्या इसके बारे में? हम तो चिराग के तरफ से भी बोलेंगे सर, क्योंकि चिराग जो बिहार का जो चुनाव होता है वो जाति वाला ये होता है। तो हम तो चिराग को भी बोलेंगे कि अगर वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं तो क्या दिक्कत है? हम लोग के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे तो तेजस्वी नहीं, ठीक है, चिराग पासवान बने या कोई भी, इच्छा तो अपना होती है, बिल्कुल कोई उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इच्छा कई बार हमारा कुछ होती है और जो हकीकत में कुछ होता है, तो वो हकीकत में आपको कितना, किस पार्टी को कितना मिलता दिख रहा है, कुछ उसके बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ। कितना लगता है महागठबंधन कितनी सीटें तक ले आएगा? ये तो सर आज हम बड़ा ये हो गया है, इसलिए ये मेरे को सही तरीके से इसका कुछ आकलन नहीं। जी, चलिए, तो जय अपने वो लोगों ने बिहार चुनावों के बारे में नीतू जी के विचार सुने और इन्होंने काफी हद तक बहुत नजदीकी से बिहार के राजनीतिक माहौल को समझाने की भी कोशिश की। और उसके पहले हम बात कर रहे थे सर्वे की, तो अब इस बार की बात करें तो इस बार हमने देखी, क्योंकि जो हमने प्रक्रिया बताई वो बहुत महंगी प्रक्रिया है, बहुत समय उसमें लगता है और बहुत बड़ी टीम लगती है, तो वैसा सब तो नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, फिर भी मैंने कुछ एक अंदाजा देने की कोशिश की है। लेकिन पिछली बार की तरह कोई इस तरह की इसमें गारंटी मैं भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरा अंदाजा है कि आरजेडी शायद 108 सीटें जीत रही है। मैं पिछली बार की तरह आंकड़े एग्जैक्ट ही दूंगा, अब चाहे सही निकले या गलत, गोलमोल नहीं कि हाँ भाई 110 से लेके 120 30 इतना मार्जिन लेके नहीं चलूंगा, मैं सीधी सीधी संख्या बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये जरूर है कि इस बार हम उस तरह का तरीका नहीं अपना पाए जिससे हम बहुत गारंटी के साथ परिणाम बोलते थे।
तो फिलहाल अगर मैं आंकड़े सुनना चाहें तो मेरे हिसाब से आरजेडी को 108, सीपीआई माले को 14 सीटें, सीपीआई और सीपीएम को दोनों को मिलाकर 4 सीटें और कांग्रेस को 30 सीटें। ये मेरे हिसाब से देखें तो इनको मिलती दिख रही है। और ये टोटल करके देखें तो हो रहा है 108, 30, 18, 16 की 6 और 5, 156 सीटें। यानी महागठबंधन को मेरे हिसाब से 156 सीटें मिलनी चाहिए। और बाकी बचे दलों की ओर आ जाएं तो मेरे हिसाब से जनता दल यूनाइटेड को 30 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी को 4 सीटें मिलनी चाहिए और आरएलएसपी और जो पप्पू यादव की पार्टी है जन अधिकार पार्टी, उन सबको मिला के 4-5 सीटें और 5, यानी क्योंकि मैं एकदम एग्जैक्ट फिगर देने की कोशिश करता हूं तो इसमें आरएलएसपी को 3 सीटें और जन अधिकार पार्टी को 2 सीटें मिलने का मेरा अनुमान है। और अब आज 8 तारीख हुई है, कल 9 होगी, परसों अब जब तक मेरे ख्याल में दोपहर 10-11 बजे तक क्लियर हो जाएंगे और अब देखते हैं फिर उसके बाद में क्या होता है। बहरहाल आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ मुझे सुना और साथ में नीतू पासवान जी के विचार सुने, बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश की। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम सर।